हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो घटना चक्र से संबंधित है। इससे पहले हमने आज 7 प्रैक्टिस सेट हल करा दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे एजुकेशनल ट्रैक में जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हाँ, आप लोग आज का वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। और उसके बाद हम दोनों प्रैक्टिस सेट और जो बचे हैं 9 और 10 घटना चक्र के, उसको भी आज ही हम खत्म कर देंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा ताकि सब लोगों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके। चलिए प्रैक्टिस हल करते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो इसका सही जवाब है जैन। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने किसके साथ विवाह किया था? वह उनके शत्रु जयचंद गहलवाड़ की बेटी थी। तो सही जवाब होगा संयोगिता के साथ विवाह किया था। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। अगला प्रश्न है, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दीन-ए-इलाही आरंभ किया था? तो दीन-ए-इलाही अकबर ने आरंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, अमृतसर पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 1809 में किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो गणेश महोत्सव का प्रारंभ लोकमान्य तिलक ने किया था। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है तो क्या है? बंदरपूंछ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो आपका जवाब होगा लेह सबसे सूखा स्थान है। अगला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जवाब होगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सही जवाब होगा इसका थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो कौन सा है ऑप्शन होगा इसका ए नंबर, जायरे। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? तो सही जवाब होगा दिसंबर 2013 में। अगला प्रश्न है, एक मिनट, ये थोड़ा सा मिस हो रहा है। मेक इन इंडिया पहल का प्रारंभ कब किया गया था? ये किया गया था सितंबर 2014 में किया गया था। ये गलत लग गया था, पहला वाला सितंबर 2014 में किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब आपको बताना है, कौन सा होगा? 1982 में। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का किस वर्ष विलय हो गया था? तो इसका सही जवाब होगा 2017 में। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक? वर्गीज कुरियन को। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है? तो राजकोषीय घाटा का अर्थ है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो आपका सही जवाब जो है वो कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, 20वें संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति
मंत्रिपरिषद के सदस्य को कौन बर्खास्त कर सकते हैं? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एक आई एक मिनट फिर से पढ़ते हैं। डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो इसका सही जवाब होगा लेंस की क्षमता की। अगला प्रश्न है, यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब होगा ये अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न है, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे प्लेग्रा रोग जो है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, घास को कीट खाता है और कीट को मेढक, मेढक को सर्प और सर्प को गरुड़ खाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। ये ऑप्शन सही है, कवयित्री। नेक्स्ट प्रश्न है, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। तो पैर का क्या समानार्थी नहीं, इसको बताना आपको। नौ, नौ नहीं है, बाकी पद, चरण, पग ये तीनों है लेकिन नौ नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है? तो बिजली का कौन सा पर्याय है? इसमें आपको सही जवाब देना है। इसका होगा डी नंबर, दामिनी जो है बिजली का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा डी, एक गुलाब की माला खरीद लेना, यह अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, जो युद्ध में स्थिर हो उसे क्या कहते हैं? उसे युधिष्ठिर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2022 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, IIM इलाहाबाद ने। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2022 में शुरू किए गए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम संगणन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के कितने जिलों में संचालित किया जाएगा? इसका सही जवाब होगा सी नंबर, 416। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में किस सुरंग को 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई है? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, यानी अटल सुरंग। नेक्स्ट प्रश्न है, हेनले योम पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q3 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है 87वां, 87वां स्थान है, 87वां। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2022 में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है? इंडोनेशिया को। अगला प्रश्न है, मई 2022 में कौन सा नियो बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है? तो सही जवाब इसका जो है वो क्या है? ओपन। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े एथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ देगा? तो इसका सही जवाब जो है वो चीन को पीछे छोड़ देगा। अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं।
58 प्रश्न नंबर है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो कहां पर की जाएगी? वाराणसी में। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में विकल्प कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो देखना है कौन सा नहीं होगा। नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, ये सही है। दूसरा, इस एक्सप्रेसवे वे की लंबाई 340.824 किलोमीटर, लगभग 341 किलोमीटर है, तो ये भी आपका सही है। तीसरा, यह एक्सप्रेसवे बलिया के मंदिरिया गांव तक बनाया गया है, ये आपका गलत है। अगला देखते हैं क्या है, एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले में एक हवाई पट्टी निर्मित की गई है, ये भी सही है, यानी इसका ऑप्शन जो है वो सी नंबर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है थोड़ा सा छोटा करते हैं, बड़ा प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेताओं के संबंध में विकल्प में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो कौन सा है? ए नंबर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक लवलीना बोगरेन ने जीता, ये गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो इसका सही जवाब होगा यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, 1084 की मां पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? महाश्वेता देवी जी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो आपका सही जवाब होगा ए, 2 सदन है। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन है। अगला प्रश्न है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? ये दामोदर माउजो को दिया गया है। अगला प्रश्न है, मार्च अप्रैल 2022 में इटली में आयोजित 45वीं विश्व ब्रिज चैंपियनशिप 2022 में सीनियर टीम श्रेणी में किस देश ने रजत पदक जीता है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो भी भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सही जवाब इसका जो है वो ए नंबर है, उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में संपन्न टाटा स्टील शतरंज 2022 के चैलेंजर्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसको किसने जीता है? अर्जुन एरिगैसी ने। अगला प्रश्न है जो 75 से लेकर 71 से लेकर 75 तक है, तो इसमें आपका गद्यांश पढ़ते हैं, फिर चलिए बताते हैं इसका आंसर। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही अब जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इन शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे सशस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्व विनाशकारी सशस्त्र बनने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में सशस्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूंकि ऐसे शस्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा।
जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। सशस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई उसी के कारण आज इतने उन्नत सशस्त्र बन गए, जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। चलिए, पढ़ लिए है गद्यांश आप लोगों ने, और इसके प्रश्न को दीजिए। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि इस गद्यांश का मूल कथन क्या है। तो इसका सही कथन होगा डी नंबर, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। अगला प्रश्न है, भयंकर विनाशकारी आधुनिक सशस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है। तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका की विजय ने। अगला प्रश्न है, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ। तो इसका सही जवाब आपको बताना है कैसे हुआ है। जापान की अजेय शक्ति की पराजय से। अगला प्रश्न है, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी सशस्त्र क्यों बना रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा, सही जवाब इसका कौन सा है, डी, पारस्परिक भय के कारण। अगला प्रश्न है 75 नंबर, देखते हैं। आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि। सही जवाब होगा, अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं क्या है। इस पैराग्राफ को पढ़िए और इसके बाद इसका भी जवाब देना है आपको। चलिए पढ़ते हैं। अंत में मैंने कहा, भाइयों, हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक कम काम। एक मिनट, इसको फिर से पढ़ते हैं। अंत में मैंने कहा, भाइयों, हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, कायापलट ही हो जाए। लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों की जरूरत है। दुनिया की जो सूरत आज है वो पहले नहीं थी। सूरत बदलने का यह काम मनुष्यों ने ही तो किया है ना। आवश्यकता है लगन की, प्रखर आत्मविश्वास की, अखंड एक निष्ठा की। यह जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकें। यह तो थोथी बात है। जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीज तो दिल की लगन है, वह लगन जो किसी चीज के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। और चंपकलाल जी, परिणाम की चिंता तो प्रयोग करने वालों को जितनी होती है उतनी दूसरों को कभी हो ही नहीं सकती। आप वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं और मैं प्रयोग के लिए प्रयोग करता हूं, जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्य क्षेत्र व्यापक बने। मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरी निष्फलता मेरे बाद के प्रयोग करने वालों के लिए बाधक न बन जाए। चलिए पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा और अब प्रश्नों का उत्तर देंगे। देखिए पहला प्रश्न है, किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की जरूरत होती है। तो इसका सही जवाब होगा, जिनके दिल में लगन होती है वही बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, यह कथन है। अब क्या है बताना आपको इसका जवाब। यह कथन सही है, सॉरी ये सही नहीं, गलत इस पे लग गया। इस पे भाषिक पूर्वग्रहों से ग्रसित है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला देखिए, अगला है, उपयुक्त अनुच्छेद से सूरत का अर्थ क्या है। तो सूरत का अर्थ आपका है स्थित होता है, सी नंबर। अगला प्रश्न है, लेखक का क्या उद्देश्य है। इसका सही जवाब होगा स्थितियों में बदलाव लाना। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्यतः लोग अच्छे परिणाम क्यों चाहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा धनार्जन के लिए। चलिए
ये सेशन यही समाप्त होता है। हम लोग अगला सेशन बहुत जल्द ही लेकर के आएंगे। और आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, धन्यवाद।